हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसी तबाह हो चुकी दुनिया से होती है जहां धरती पर गिरे हजारों एस्टेरॉयड्स ने लगभग 75% इंसानी आबादी का सफाया कर दिया था। और उसके बाद भी एस्टेरॉयड्स लगातार धरती से टकराते रहे, जिसकी वजह से पूरी धरती पर जहरीली रेडिएशन फैल चुकी थी। सिर्फ वही लोग जिंदा बच सकते थे जो जमीन के नीचे बने बंकर्स में रह रहे थे। लेकिन इन बंकर्स में सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह दी जा रही थी जो किसी न किसी स्पेशल स्किल के एक्सपर्ट्स थे और नए समाज को दोबारा खड़ा करने में मदद कर सकते थे। तभी हमें मूवी के मेन कैरेक्टर जॉन से मिलवाया जाता है, जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर था। इसी वजह से उसे बंकर की मजबूती और सुरक्षा का इंस्पेक्शन करने के लिए बाहर भेजा गया था। बंकर से बाहर आते ही जॉन रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम में मौजूद टीम से बात करते हुए दिखाया जाता है। वह बताता है कि यहाँ जमीन में बहुत बड़ी दरार खुल चुकी है जो अंदर से उबलते हुए लावा से भरी हुई है। इसके बाद जॉन बंकर के लिए जरूरी सप्लाईज ढूंढने निकलता है। सबसे पहले वह समुद्र किनारे पड़ी लाइफ बोट्स चेक करता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी काम का नहीं मिलता। इसके बाद वह एक सुनसान गोस्ट शिप की तरफ बढ़ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां से बंकर के लिए जरूरी सामान मिल जाए। गोस्ट शिप के अंदर जॉन को रिपेयर का कुछ जरूरी सामान मिल जाता है, जिसे वह अपने बैग में रख लेता है। आगे बढ़ने पर उसे कुछ लोगों की लाशें दिखाई देती हैं। तभी उसे एक छोटी सी डायरी मिलती है जिसके अंदर एक सूखा हुआ फूल रखा होता है। ना जाने क्यों जॉन उस डायरी को भी अपने बैग में रख लेता है। इसी बीच कंट्रोल रूम से उसे तुरंत वापस लौटने को कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जॉन बिना देरी किए बंकर की तरफ दौड़ पड़ता है। तूफान उसके बिल्कुल करीब पहुंचने ही वाला होता है कि वह बंकर के गेट तक पहुंच जाता है और गेट तुरंत बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उसे डीकंटामिनेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि बाहर की रेडिएशन और कंटामिनेशन बंकर के अंदर ना आ सके। मौत को इतने करीब से महसूस करने के बाद भी जॉन अब सदमे में दिखाई देता है। इसके बाद बंकर के कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग बुलाई जाती है जहां बंकर के लीडर्स और एक्सपर्ट्स बाहर की खराब होती सिचुएशन और बंकर की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे होते हैं। मीटिंग के दौरान बंकर के सीनियर मेंबर एडम सबको बताता है कि रेडिएशन का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल से खेती भी शुरू की जा सकती है। लेकिन तभी बंकर की डॉक्टर अमीना उसकी बात से सहमत नहीं होती। वह समझाती है कि सिर्फ कोस्टल एरियाज में रेडिएशन कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा टल गया है, क्योंकि बची हुई थोड़ी सी भी रेडिएशन इंसान की जान लेने के लिए काफी है। तभी जॉन की वाइफ एलिसन बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अब हमें इमरजेंसी प्लान पर भी चर्चा करनी चाहिए। इस पर एडम सबको बताता है कि कनाडा और अमेरिका के ज्यादातर इलाके तबाह हो चुके हैं, जबकि वेस्टर्न यूरोप की हवा अभी भी रेडिएशन से दूषित है। तभी मीटिंग में मौजूद एक मेंबर डॉक्टर अमीना से क्रेटर को लेकर लेटेस्ट अपडेट पूछता है। इस पर अमीना बताती है कि उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक उस क्रेटर की बनावट और गहराई ऐसी है कि रेडियो एक्टिव तूफान उसके अंदर बन ही नहीं पाते। साथ ही उसकी गहराई बाहर की रेडिएशन भरी हवा को भी अंदर आने से रोक रही है। इसी वजह से वह जगह फिलहाल काफी हद तक सुरक्षित बनी हुई है। तब एडम सवाल उठाता है, हम साउथ फ्रांस तक आखिर पहुंच कैसे पाएंगे? इस पर आर्मी ऑफिसर बताता है कि पूरे यूरोप में भयंकर जंग छिड़ी हुई है और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इसी वजह से साउथ फ्रांस तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसके बाद सीन जॉन पर शिफ्ट हो जाता है, जहां वह एक थेरेपिस्ट से बात कर रहा होता है। जॉन बताता है कि 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके लिए अब भी ये सब नॉर्मल नहीं हो पाया है। इस पर थेरेपिस्ट कहता है कि बंकर में सर्जन के मुकाबले थेरेपिस्ट को दोगुनी संख्या में चुना गया था, क्योंकि यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग गहरे मानसिक सदमे से गुजर रहे हैं। ये सुनकर जॉन पूछता है कि लोग हमेशा ऐसा दिखावा क्यों करते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो। थेरेपिस्ट उससे पूछता है, क्या तुम नहीं करते? जॉन हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ कभी कभी। इसके बाद थेरेपिस्ट उसे सलाह देता है कि अपने दिल की हर बात एलिसन के साथ खुलकर शेयर किया करे। तभी अचानक पूरा बंकर जोर जोर से हिलने लगता है, लेकिन बंकर में मौजूद लोग बिल्कुल शांत थे, क्योंकि ऐसे भूकंप उनके लिए अब आम बात बन चुके थे। तब डॉक्टर अमीन बताती है कि इसी जगह पर टेक्टोनिक प्लेट्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से शिफ्ट हो रही हैं और इसी कारण बार बार भूकंप आ रहे हैं। तभी एलिसन एक और जरूरी मुद्दा उठाते हुए कहती है कि हमें बाहर से मिले उस सिग्नल के बारे में भी सोचना चाहिए। इस पर एडम कहता है, हम 50 लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। हालात तो ऐसे हैं कि अगर सिर्फ 5 लोग भी आ गए
तो उनके लिए खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाएगा। एलिसन जवाब देती है कि वह लोग कई सालों से माइंस की गुफाओं में जिंदा रह रहे हैं, लेकिन एडम को इस बात की चिंता होती है कि कहीं वह अपने साथ कोई खतरनाक बीमारी या रेडिएशन लेकर ना आ जाए। आखिर में एलिसन सबको वोट करने का सुझाव देती है। ज्यादातर लोग रेस्क्यू मिशन के हक में वोट देते हैं और फैसला लिया जाता है कि अगले दिन एक रेस्क्यू टीम उन लोगों को बचाने के लिए रवाना होगी। इसके बाद हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहां एक टीचर बच्चों को तारों और अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा रहा होता है। यहीं हमें जॉन का बेटा नेथन भी दिखाई देता है, जिसे इन सब चीजों में काफी दिलचस्पी थी। तब टीचर बताता है कि बड़े एस्टेरॉइड्स तो पहले ही धरती से टकरा चुके हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे टुकड़े धरती की ग्रेविटी में फंसकर उसके चारों तरफ घूमने लगे हैं। इसी वजह से धरती के चारों तरफ एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन गई है। इसके बाद जॉन अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पानी की पाइपलाइन की मरम्मत में लग जाता है। लंबी मेहनत के बाद आखिरकार दोनों उसे ठीक कर देते हैं। इसी बीच बंकर के कुछ लोग माहौल हल्का करने के लिए डांस करने लगते हैं। तब जॉन एलिसन को वह फूल देते हुए कहता है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एलिसन पूछती है ये फूल उसे कहाँ मिला। इस पर वह बताता है कि ये उसे गोस्ट शिप पर कुछ और सामान के साथ मिला था। फिर वह कहता है अब वह अपना रेडियो ठीक करेगा। ये सुनकर एलिसन पूछती है पानी की पाइपलाइन का क्या हुआ। जॉन मुस्कुराते हुए बताता है कि वह अब ठीक हो चुकी है। तब एलिसन बताती है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने नेथन को बंकर के बाहर पकड़ लिया था। ये सुनकर जॉन हैरान होकर पूछता है तुम बाहर कितनी देर थे। वह जवाब देता है बस कुछ मिनट। फिर वह पूछता है और मास्क पहना था। नेथन कहता है हाँ, और बाहर कोई तूफान भी नहीं था। इतना सुनते ही जॉन उस पर गुस्सा होने लगता है और समझाता है कि बंकर से बाहर जाना कितना खतरनाक है, लेकिन नेथन उसकी बात से नाराज होकर वहां से चला जाता है। उस रात वह अपने कमरे में टॉर्च की रोशनी को बेडशीट के छेदों से गुजारकर दीवार पर तारों जैसा नजारा बना लेता है ताकि उसे खुले आसमान का एहसास हो सके। अगली सुबह जॉन बंकर की दीवारों में पड़ी कुछ दरारें देखता है। इसी बीच रेस्क्यू टीम कुछ लोगों को बचाकर वापस लौट आती है, लेकिन जगह की कमी के कारण उन्हें कई लोगों को वहीं छोड़ना पड़ता है। इसलिए टीम दूसरे रेस्क्यू मिशन की इजाजत मांगती है, लेकिन एडम कहता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम और लोगों को यहाँ रख सकें। फिर वह कहता है वो लोग सोएंगे कहाँ, तुम्हारे बेड पर। इस पर एलिसन जवाब देती है अगर इससे किसी की जान बचती है तो हाँ। तभी अचानक एक और भयंकर भूकंप आ जाता है। पूरा बंकर पहले से भी ज्यादा जोर से हिलने लगता है। कुछ ही पलों में छत के कई हिस्से टूटकर गिरने लगते हैं, जिससे कई लोग मलबे में फंस जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी दौरान एक पत्थर जॉन के सिर पर आ गिरता है, लेकिन उसका दोस्त उसे बाहर निकाल लेता है। तभी बंकर में इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं और जॉन तुरंत एलिसन की तरफ दौड़ पड़ता है। एलिसन को भी काफी चोट लगी होती है। इसके बाद दोनों मिलकर नेथन को ढूंढने निकलते हैं। कुछ ही देर में उन्हें नेथन मिल जाता है। भूकंप की वजह से फैली धूल के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, इसलिए उसने मास्क पहना हुआ था। ये देखते ही जॉन कहता है खाने पीने का सामान और जरूरी कपड़े जल्दी से रख लो, क्योंकि बंकर अब रहने लायक नहीं बचा था। उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता। बाहर रेडिएशन होने की वजह से जॉन जल्दी से मास्क ढूंढने जाता है। कुछ ही देर में उसे कुछ मास्क मिल जाते हैं और तीनों तुरंत उन्हें पहन लेते हैं। जैसे ही वह मेन गेट के पास पहुंचते हैं, वहां पहले से ही लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। ये देखकर जॉन कहता है हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमें पिछले गेट से निकलना होगा। इसके बाद तीनों रेंगते हुए पिछले गेट तक पहुंचते हैं और सही वक्त पर बंकर से बाहर निकल जाते हैं। तीनों किसी तरह बंकर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर का मंजर भी किसी तबाही से कम नहीं होता। तभी जमीन फटने लगती है और उसमें से पानी के तेज फव्वारे निकलने लगते हैं। इसी बीच नाथन देखता है कि डॉक्टर अमीना जमीन पर गिरी हुई है, तो वह तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। थोड़ी ही देर में जॉन और एलिसन भी वहां पहुंच जाते हैं और तीनों मिलकर डॉक्टर अमीना को साथ लेकर समुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर अमीना को संभालते हुए वह लोग समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जहां लोग बोट्स में जगह बनाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। इसी अफरा तफरी में एक बोट ज्यादा बोझ की वजह से उलट जाती है और उसमें बैठे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। मौका देखकर कुछ लोग एडम का मास्क छीनने लगते हैं। उसे बचाने के लिए जॉन और एलिसन तुरंत आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान एक शख्स जॉन का मास्क भी खींच लेता है। फिर भी वह एडम को सुरक्षित किनारे तक ले आता है। तब तक सिर्फ एक ही बोट बचती है। जॉन सबको उसमें बैठने के लिए कहता है
लेकिन एलिसन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहती है। कैप्टन साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर और लोग चढ़े तो बोट डूब जाएगी। इतना कहकर वह बोट का गेट बंद कर देता है और बोट वहां से निकल पड़ती है। तभी अचानक समुद्र में एक विशाल सुनामी आ जाती है, लेकिन कैप्टन समय रहते बोट को संभाल लेता है और सबकी जान बच जाती है। तभी जॉन मशीन में रीडिंग्स चेक करता है और बताता है कि तूफान थम चुका है, इसलिए अब सब अपने मास्क उतार सकते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है, अब हम फंस चुके हैं, अब यहाँ से जाएंगे कहाँ? इस पर कैप्टन बताता है कि यहाँ से सबसे नजदीक आइसलैंड है। तब डॉक्टर अमीना बताती है कि आइसलैंड पहले ही बर्बाद हो चुका है। कैप्टन कहता है, बस उम्मीद करो हमें कहीं जमीन मिल जाए। उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का राशन और पीने का पानी बचा होता है। काफी सोच विचार के बाद सब फैसला करते हैं कि उन्हें साउथ ईस्ट इंग्लैंड की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि लंदन पहुंचकर वह आगे एलिसन की मां तक जा सके। इसी बीच बोट में अचानक खराबी आ जाती है, लेकिन जॉन काफी मेहनत के बाद उसे ठीक कर देता है। रात होते ही वह नेथन के साथ आसमान का नजारा देखने लगता है। नेथन कहता है, कितना खूबसूरत नजारा है। आसमान छोटे छोटे एस्ट्रॉइड के फ्रैगमेंट्स से जगमगा रहा होता है। अगली सुबह उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। बोट का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका होता है, जबकि राशन और पीने का पानी भी आखिरी पड़ाव पर होता है। अब उनकी जिंदगी की डोर सिर्फ समुद्र की लहरों के भरोसे थी। कई दिनों तक बोट समुद्र की लहरों के सहारे भटकती रहती है। आखिरकार उन्हें दूर एक जमीन जैसी चीज दिखाई देती है, लेकिन पास पहुंचने पर पता चलता है कि वह जमीन नहीं बल्कि डूबी हुई इमारतों का हिस्सा था। इससे उन्हें एहसास होता है कि वह इंग्लैंड के लिवरपूल पहुंच चुके हैं। तब जॉन अपनी डिवाइस से बाहर का माहौल चेक करता है और बताता है कि फिलहाल तूफान शांत है। इसके बाद वह बोट को किनारे लगा देते हैं और सभी एक एक करके बाहर उतर आते हैं। तब जॉन कहता है, सबसे पहले हमें रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, साथ ही पीने का पानी और खाने का भी इंतजाम करना होगा। आगे बढ़ते ही उन्हें कुछ सर्वाइवर्स दिखाई देते हैं जो सालों से बंकर के बाहर रहने की वजह से रेडिएशन से बुरी तरह प्रभावित हो चुके होते हैं। कई लोग बंकर के बाहर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तब पता चलता है कि यहाँ एक बंकर है जिसे आर्मी ने पूरी तरह घेर रखा है। सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा होता है जिनके पास गवर्नमेंट पास होता है। एलिसन अपना गवर्नमेंट पास दिखाती है और उसे तुरंत एंट्री मिल जाती है, लेकिन एडम का पास नहीं मिलता। वह बताता है कि वह एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, जबकि एलिसन भी उसके लिए सिफारिश करती है। फिर भी आर्मी ऑफिसर साफ मना कर देता है और कहता है कि एक पास पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को एंट्री मिल सकती है। एडम अपनी पहचान बताकर सोल्जर्स को समझाने की कोशिश करता है, पर उनका फैसला नहीं बदलता। इसी बीच एक जवान एडम पर गोली चला देता है। गोली लगते ही एडम वहीं दम तोड़ देता है। तभी अचानक एक भयानक रेडियो एक्टिव तूफान उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए हर कोई इधर उधर भागने लगता है। जॉन बिना वक्त गवाए एक गुजरती वैन को रोकता है। ड्राइवर बदले में कीमती चीज मांगता है तो जॉन अपनी घड़ी दे देता है। एलिसन उसे बताती है कि उन्हें लंदन पहुंचना है और ड्राइवर उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। एडम की मौत से सभी गहरे सदमे में होते हैं। एलिसन नेथन को गले लगाते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा। तभी वैन का ड्राइवर कहता है, अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। लोग 2 वक्त के खाने के लिए एक दूसरे की जान ले रहे हैं और कभी भी रेडियो एक्टिव तूफान आकर पल भर में सब कुछ तबाह कर देता है। रास्ते में जॉन एलिसन से पूछता है कि उसकी माँ से आखिरी बार कब बात हुई थी। एलिसन बताती है कि उनकी आखिरी बात लगभग 8 से 9 महीने पहले हुई थी। ड्राइवर बताता है कि लंदन अब सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। कुछ देर बाद वह वैन को सड़क के किनारे रोक देता है ताकि सब लोग थोड़ी देर आराम कर सकें और आगे के सफर के लिए तैयार हो जाए। इसी दौरान जॉन और ड्राइवर बाहर खड़े होकर बात करने लगते हैं। जॉन ड्राइवर से उसका नाम पूछता है। वह बताता है कि उसका नाम ओबी है। ओबी बताता है कि वह 12 साल पहले नाइजीरिया से लंदन आया था और यहाँ बसना उसका सपना था। फिर जॉन पूछता है कि कुछ लोग फ्रांस की तरफ भी जा रहे हैं। इस पर ओबी कहता है, फ्रांस की हालत तो यहाँ से भी ज्यादा खराब है। वह डॉक्टर अमीना की क्रेटर वाली थ्योरी को भी बकवास बताता है। इसी बीच जॉन को कुछ अजीब सा एहसास होता है। अगले ही पल आसमान से एक साथ कई एस्टेरॉयड गिरने लगते हैं। ये देखते ही जॉन जोर से चिल्लाता है, सब लोग किसी मजबूत पेड़ को पकड़ लो। फिर वह खुद भी नेथन को मजबूती से पकड़ लेता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि ओबी को पेड़ पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता। वह बचने के लिए अपनी वैन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक एस्टेरॉयड उसकी वैन से टकरा जाता है
और उसके साथ ही उसकी भी मौत हो जाती है। ओबी की वैन से बचा हुआ जरूरी सामान लेकर सब लोग पैदल ही लंदन की तरफ निकल पड़ते हैं। लंबी और मुश्किल यात्रा के बाद आखिरकार वह लंदन पहुंच जाते हैं। वहां एलिसन उन्हें अपनी माँ के घर ले जाती है। दरवाजा खुलते ही उसकी माँ अपनी बेटी और उसके परिवार को देखकर बेहद खुश हो जाती है और प्यार से उनका स्वागत करती है। अंदर पहुंचकर जॉन को पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से सील कर दिया गया है। सोलर पैनल्स की मदद से जनरेटर चल रहा होता है जो अंदर की हवा को साफ रखता है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग होते हैं क्योंकि यह पहले एक रिटायरमेंट होम हुआ करता था। काफी दिनों बाद सब लोग चैन से खाना खाते हैं और साथ मिलकर इस लम्हे को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ पलों के लिए उन्हें लगता है जैसे जिंदगी फिर से नॉर्मल हो रही हो। इसी दौरान जॉन एलिसन की माँ से फ्रांस के उस क्रेटर के बारे में पूछता है। वह बताती है कि उसने भी उसके बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी है। तब जॉन पूछता है, क्या वाकई जिंदगी दोबारा पहले जैसी होती है? इस पर डॉक्टर अमीना कहती है, हाँ बिल्कुल, अब भी उम्मीद बाकी है। इसी बीच जॉन को अचानक जोर जोर से खांसी आने लगती है। खांसी के साथ खून देखकर एलिसन घबरा जाती है और पूछती है, जॉन क्या तुम ठीक हो? पहले तो जॉन बात को टालने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद खराब हवा की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन एलिसन के बार बार पूछने पर वह सच बता देता है कि उसे लंग कैंसर है और डॉक्टर्स के मुताबिक उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनकर एलिसन टूट जाती है और कहती है, जितना भी वक्त बचा है हम सब साथ यहीं रहेंगे। लेकिन जॉन मना कर देता है। वह कहता है, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यहाँ नहीं गुजारना चाहता और ना ही मैं तुम दोनों को इस दुनिया में अकेले छोड़ सकता हूँ। जॉन कहता है, हम सब फ्रांस के उस क्रेटर तक जाएंगे जहां आज भी इंसानी जिंदगी की उम्मीद जिंदा है। अगली सुबह एलिसन की माँ उन्हें आगे के सफर के लिए एक गाड़ी और सुरक्षा के लिए एक गन देती है। फिर वह सबको गले लगाकर उनके सुरक्षित फ्रांस पहुंचने की दुआ करती है। इसके बाद सब लोग फ्रांस के उस क्रेटर की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। सफर के दौरान अचानक झाड़ियों में छिपे कुछ हथियारबंद लोग उन पर हमला कर देते हैं। एक गोली सीधा डॉक्टर अमीना को लगती है और वह मौके पर ही दम तोड़ देती है। इसके बाद हमलावर लगातार फायरिंग करते रहते हैं, लेकिन उनका असली निशाना गाड़ी होती है क्योंकि वह उसे लूटना चाहते थे। जॉन तुरंत गाड़ी की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग शुरू कर देता है। एक एक करके वह हमलावरों को गिरा देता है, लेकिन आखिर में उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तब एलिसन बिना देरी किए दूसरी गन उठाती है और आखिरी हमलावर को गोली मार देती है। खतरा टलने के बाद सब मिलकर डॉक्टर अमीना को वहीं दफना देते हैं। जॉन उन्हें भारी दिल से आखिरी अलविदा कहता है और एक प्रार्थना करता है। इसके बाद वह अपना सफर दोबारा शुरू कर देते हैं। रास्ते में जॉन कहता है, यह जगह कितनी बदल गई है। बचपन में जब भी हम फ्रांस आते थे, यहाँ लगभग 20 मील तक समुद्र फैला हुआ था। न जाने इस समुद्र के लिए कितने युद्ध लड़े गए, कितनी लड़ाइयां हुई, और आज देखो यह पूरी तरह सूख चुका है। आगे बढ़ते ही उन्हें सड़क पर छोड़ी हुई ढेर सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ भी जमीन में एक विशाल गड्ढा बन चुका है। फ्रांस पहुंचने के लिए उन्हें इसी गड्ढे के उस पार जाना था, इसलिए वह अपनी गाड़ी वहीं छोड़ देते हैं। गड्ढे को पार करने के लिए स्टील की तारों और रस्सियों से एक अस्थायी पुल बनाया गया था, जिसके सहारे लोग उस पार जा रहे होते हैं। जैसे ही वह अस्थायी पुल के पास पहुंचते, नेथन उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, मैं इस पर नहीं जा सकता। तब जॉन उसका हौसला बढ़ाता है और सबसे पहले खुद पुल पर चढ़ जाता है। उसे देखकर एलिसन और नेथन भी धीरे धीरे संभलकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच जॉन को अचानक जोर की खांसी आती है और वह लगभग अपना संतुलन खो देता है, लेकिन वक्त रहते खुद को संभाल लेता है। तभी तेज हवा चलने लगती है और पूरा पुल जोर जोर से हिलने लगता है। कुछ पलों के लिए सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन हवा शांत होते ही वह आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार वह पुल के बीच बने प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं, जहां से दूसरी तरफ जाने के लिए सीढ़ियां लगी होती हैं। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं, अचानक एक और भयंकर भूकंप आ जाता है। इसी बीच स्टील की तारों और रस्सियों से बना वह अस्थायी पुल अचानक टूटने लगता है। पल भर में पुल का एक हिस्सा गिर जाता है, जिसके साथ 3 लोग सीधे उस विशाल गड्ढे में जा गिरते हैं। उनके पास वाली सीढ़ी भी टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे कुछ और लोग भी अपनी जान गंवा देते हैं। एक आदमी नेथन को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन उसका संतुलन भी बिगड़ जाता है और वह भी गड्ढे में गिर पड़ता है। किसी तरह जॉन, एलिसन और नेथन उस पार पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि बाकी ज्यादातर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसके बाद तीनों पैदल ही अपना सफर जारी रखते हैं।
रास्ते भर उन्हें एस्टेरॉयड की तबाही के निशान दिखाई देते हैं। अचानक पास से गोली चलने की आवाज आती है और एक आदमी गन तानकर उनका रास्ता रोक लेता है। पहले वह उन्हें खतरा समझता है, लेकिन बात करने के बाद उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे लोग हैं। इसके बाद वह उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है। उसका नाम डेनिस होता है। डेनिस ने एक पुरानी फैक्ट्री को अपना घर बना लिया था, जहां गाड़ी के इंजन से बिजली चल रही होती है। वहां वह उनकी मुलाकात अपनी बेटी कमिल और अपनी पत्नी से करवाता है। रेडिएशन ने उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब कर दी थी, इसलिए वह व्हील चेयर पर थी। खाने के दौरान जॉन अपने फ्रांस वाले मिशन के बारे में बताता है। ये सुनकर डेनिस बताता है कि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। खाने, पानी और फ्रांस के क्रेटर पर कब्जा करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स के बीच भयानक लड़ाई चल रही है। अभी भी उन्हें 2 बड़े शहरों से गुजरना होगा और वहां से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। इसी बीच कमिल नेथन को अपना कमरा दिखाती है। कमरे में रखी इतनी सारी चीजें देखकर नेथन पूछता है, तुम्हें ये सब कहां से मिला? कैमिल बताती है कि उसके पापा कभी कभी बाहर जाकर तबाही के बाद बची हुई काम की चीजें ले आते हैं। इसके बाद नेथन उसे अपनी बेडशीट पर बने छोटे छोटे छेद दिखाता है। जब वह उन पर टॉर्च की रोशनी डालता है तो दीवार पर बिल्कुल असली सितारों जैसा नजारा बन जाता है। इसके बाद सब लोग सो जाते हैं, लेकिन डेनिस किसी बात को लेकर पूरी रात बेचैन और परेशान नजर आता है। उसी रात जॉन की नींद खुल जाती है। वह देखता है कि एलिसन उसके पास चुपचाप बैठी है। जॉन पूछता है, तुम कब से यहाँ बैठी हो? एलिसन कहती है, पूरी रात से। फिर वह पूछती है, हमारी शादी से एक दिन पहले पापा ने तुमसे क्या कहा था? जॉन हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। अगली सुबह डेनिस उन्हें फ्रांस पहुंचने का एक सुरक्षित रास्ता मैप पर दिखाता है। साथ ही वह अपने पुराने कमांडर की एक तस्वीर देकर कहता है, उसे ये फोटो दिखा देना, वह तुम्हारी जरूर मदद करेगा। इसके बाद डेनिस एक मुश्किल फैसला लेता है। वह जॉन से कहता है, मेरी बेटी कैमिल को भी अपने साथ ले जाओ, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। पहले सब थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन आखिरकार मान जाते हैं और कैमिल भी उनके सफर का हिस्सा बन जाती है। रवाना होने से पहले कैमिल अपनी माँ से कहती है, मैं आपको बहुत याद करूंगी, और फिर अपने पिता को गले लगा लेती है। डेनिस उन्हें अपनी वैन दे देता है और सब लोग फ्रांस की तरफ निकल पड़ते हैं। लंबे सफर के बाद वह कुछ देर के लिए वैन रोक देते हैं। सब लोग थोड़ा आराम करते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। माहौल हल्का करने के लिए वह एक दूसरे से मजेदार और अजीब सवाल पूछने लगते हैं। कुछ देर के लिए सब अपनी परेशानियां भूल जाते हैं और सफर का तनाव भी कम हो जाता है। तभी अचानक कई आर्म्ड वैन्स वहां आ जाती हैं और सुरक्षा जवान पूरे इलाके को घेर लेते हैं। हर आने वाले की सख्त जांच हो रही होती है। तब कैमिल आगे बढ़कर अपने पिता के पुराने कमांडर का नाम बताती है। सुरक्षा जवान तुरंत कमांडर से संपर्क करते हैं और उनसे इजाजत मिलते ही वह जॉन और उसके साथियों को आगे जाने की परमिशन दे देते हैं। रात होते ही वह एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां हर तरफ गोलीबारी और धमाकों की आवाजें गूंज रही होती हैं। उन्हें दुश्मनों की नजर से बचाने के लिए जवान पिछले जंगल वाले रास्ते से ले जाता है। रास्ते में एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसकी वजह से सबको कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। हालात थोड़ी संभलते ही वह फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ तारों की बाधा पार करते ही वह सबसे खतरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं। अब हर कदम मौत के साए में था। गोलियों और धमाकों से बचते हुए सब जितनी तेजी से हो सके आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर था और लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए उनके सामने तबाही का और भी भयानक मंजर आता है। एक आदमी आग की लपटों में घिरा तड़प रहा होता है, लेकिन उसे बचाने का कोई मौका नहीं था। साथ चल रहा सुरक्षा जवान तुरंत रेडियो पर बंकर से संपर्क करता है और बताता है कि वह कुछ सिविलियंस को सुरक्षित लेकर आ रहा है। कुछ देर बाद बंकर से अनुमति मिल जाती है और बिना वक्त गंवाए वह सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। कई अंडरग्राउंड चेक पॉइंट्स पार करने के बाद आखिरकार वह एक मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद जवान उन्हें एक ट्रक में बिठाकर कमांडर जैनेट के कैंप ले जाते हैं। कैंप पहुंचते ही कमील की नजर आसपास के नए पहाड़ों पर पड़ती है। तब सबको एहसास होता है कि क्रेटर अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। वहां कई और सर्वाइवर्स भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। जॉन एक सोल्जर को डेनिस के कमांडर की तस्वीर दिखाकर जेनेट के बारे में पूछता है, लेकिन सोल्जर उदास चेहरे के साथ बताता है कि कमांडर जेनेट अब इस दुनिया में नहीं रही। जॉन क्रेटर तक पहुंचने का कोई और रास्ता पूछता है, पर सोल्जर साफ मना कर देता है।
तब जॉन अपनी हालत बताते हुए कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, बस एक बार मुझे वहां पहुंचने में मदद कर दो। जॉन की बात सुनकर सोल्जर का दिल पिघल जाता है और वह उन सब के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर देता है। कुछ देर बाद सब लोग एक बस में बैठकर क्रेटर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन मंजिल अभी भी आसान नहीं थी। रास्ते में अचानक हथियारबंद लुटेरे बस पर हमला कर देते हैं। सुरक्षा जवान तुरंत मोर्चा संभालते हैं और दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में बस का ड्राइवर भी गोली लगने से मर जाता है। बस बीच रास्ते में ही रुक जाती है। जॉन सबको शांत रहने और धीरे धीरे बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही एक लुटेरा उनके करीब आता है, जॉन मौका देखकर उस पर टूट पड़ता है। बाकी सुरक्षा जवान भी उसका साथ देते हैं। इसी बीच बस के अंदर से 2 गोलियों की आवाज गूंजती है। कुछ पल बाद जॉन घायल हालत में बाहर निकलता है, लेकिन जिंदा होता है। सब मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। अब बस आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए सबको बाकी का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। मुश्किल चढ़ाई और थकान के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके सामने विशाल क्रेटर्स थे। चारों तरफ हरियाली, साफ पानी और बिल्कुल साफ हवा थी। सालों बाद उन्हें ऐसी जगह देखने को मिलती है जहां जिंदगी अब भी महफूज थी। गोली लगते ही जॉन का शरीर लड़खड़ा जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। एलिसन और बाकी सब लोग तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे संभालते हैं। अपनी आखिरी सांसों में जॉन एलिसन का हाथ मजबूती से पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करता है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ वह हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। जॉन की मौत से सभी टूट जाते हैं। नेथन आंखों में आंसू लिए वहीं प्रार्थना पढ़ने लगता है जो कभी उसके पापा ने उसे सिखाई थी। और इसी के साथ इस दिल छू लेने वाली कहानी का सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ।